अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलिक रमज़ान इसरा है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। आज हम जिस मौज़ू पे बात करने जा रहे हैं, वो ऐसा मौज़ू है कि मैं बतौर सहाफ़ी उसको अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ़ समझता हूँ। क्योंकि हम सहाफ़ी हमेशा से दूसरों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं और दूसरों पे तनकीद करते हैं, और जब भी कहीं पे कोई हमें ज़्यादती नज़र आती है तो हम चढ़ दौड़ते हैं और हम बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आप ख़बरें देखते हैं या सुनते हैं। लेकिन आप हमारी बदकिस्मती समझें सहाफ़ियों की कि हम अपने हकूक़ के बारे में या अपने लिए बात नहीं कर सकते। और अपने लिए हम क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि ये सेठ मीडिया है और ये बड़े लोग हैं। हम जहाँ पे काम करते हैं हम मजबूर होते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपने मालिक के ख़िलाफ़ जाएँगे या कोई बात करेंगे या उनसे कोई सवाल करेंगे या उनके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएँगे, तो पहले तो आपकी आवाज़ भी दबा दी जाएगी और दूसरा फिर आपको उस इदारे से भी निकाल दिया जाएगा। मैंने मुझे बड़ा एक सहाफ़त का जुनून उठा और जी मैं बड़ा सहाफ़ी बनने के लिए बड़ा पुरजोश था। तो मैंने तकरीबन 2013 से मुख्तलिफ़ इदारों के साथ लिखना शुरू किया और मैंने काम किया, जिसमें बहुत सारे इदारे हैं जिनका मैं एक-एक का नाम लूँ तो अभी ज़्यादा वक़्त लग जाएगा। उसमें इंटरनेशनल इदारे भी थे और नेशनल इदारे भी थे। तो इस बीच मैंने मैस कम्युनिकेशन के लिए इस्लामाबाद का रुजू किया और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़। वहाँ पे मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया। और मास्टर करने के बाद मैं तो जी बड़ा मैंने सोचा कि एक हम तो बस सहाफ़ी हैं और अब बड़ा एक वो है, जिस तरह एक बंदे को एक पैशनेट होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सहाफ़त है वो मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है बल्कि पैशन है, और मैं अपनी रोज़ी-रोटी के लिए मज़दूरी भी कर सकता हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है, कर भी रहा हूँ और कर भी सकता हूँ। लेकिन जो मेरी सहाफ़त है ये मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने दूँगा। अच्छा, मैंने जब ये डिग्री की इस्लामाबाद में तो उसके बाद फिर मुझे एक जॉब मिली। ये न्यूज़ एडिटर की जॉब थी और ये सीनियर एंकर हैं मुबश्शिर लुक़मान साहब, उनका इदारा है, वेबसाइट है और ये बागी टीवी के नाम से है। ये उर्दू, चाइनी और फिर उर्दू, चाइनीज़, पश्तो और इंग्लिश में है। तो इसमें मुझे उर्दू जो उनका है सेक्शन बागी टीवी उर्दू, वहाँ पे न्यूज़ एडिटर की जॉब मिल गई। तो मैंने सोचा कि बड़ा हम एक एक्सपीरियंस हम सीखेंगे, एक रोज़ी-रोटी भी लग गई और सिस्टम शुरू हो गया सारा। तो मैं बड़ा खुश था। शुरू-शुरू में जो था, चूँकि मैं पुरजोश था तो मुझे पता नहीं चला है किस तरह बंदा शुरू-शुरू में काम करता है और पुरजोश होता है किसी काम के हवाले से, तो वो उस तरह की चीज़ नहीं। लेकिन जैसे-जैसे काम मैं करता गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता गया। और वहाँ पे फिर मेरी बड़ी बहस होती थी हमारे जो एडिटर्स थे उनके साथ, और उनको मैं कहता था कि जो मैंने सहाफ़त पढ़ी है वो इस तरह नहीं है, क्योंकि उनकी जो ख़बरें होती थीं वो बड़े इंडियन टाइप जैसे आप सुनते हैं उस तरह की होती थी, और वो जो हेडलाइन लगाते थे वो भी कोई रेलेवेंट या उस तरह की नहीं होती थी। एक इस तरह लगता था कि ये कोई प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी या कोई सही जो एडिटर होते हैं उनकी तरफ से नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक अनाड़ी की तरफ से बनाई गई है। तो मैं कोशिश करता था कि आई कैची हेडलाइन होनी चाहिए या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरा वो एक तरीक़ेकार में हो। और इसके अलावा जो मैं स्टोरीज़ करता था, मेरी कोशिश होती है कि वो फैक्ट बेस्ड हों। लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती से ऐसा नहीं था, और हमें मालिक साहब की तरफ से कहा जाता था कि इसके ख़िलाफ़ ये चीज़ करनी है, उसके ख़िलाफ़। तो मैं उनसे फिर माँगता था कि आप मुझे उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़, आप जब कह रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ ये चीज़ जानी चाहिए, तो कुछ फैक्ट्स, फ़िगर या कोई ऐसी चीज़ें बताएँ जिस पे हम स्टोरी कर सकें। तो वो कहते थे कि किसी भी आप चीज़ से उठा लें। और दूसरा हमारे इदारे में ये था, और अभी भी है, जिसकी वजह से अक्सर वेबसाइट भी बंद हो जाती थी, कॉपी पेस्ट का ये ज़्यादा वो यूज़ करते थे कि यानी कि बहुत सारी ख़बरें ऐसी थीं जो दूसरे इदारे लगाते थे, फ़ौरन उधर से कॉपी कर ली और उसको फिर रीराइट करके या उस तरह रीराइट भी बंदा करता है, लेकिन एक तरीका होता है, लेकिन मुकम्मल आप ख़बरें वहाँ से चोरी करके लगाएँ। तो मैं उन्हें कहता था कि यार ये जो चीज़ है इतने लोग भी रखे हैं। मैंने मुबश्शिर साहब को भी कहा था कई बार
कि आप इतने लोग आपने रखे हुए हैं और आप इनको सैलरीज भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो सहाफ़त है उसको हमें सही तरीके से करना चाहिए, जिस तरह एक सहाफ़त होती है। लेकिन आपको पता है जिस तरह मुबश्शिर साहब की सहाफ़त है और जिस तरह के वो एंकर हैं, तो वो उसी तरह वो कहते थे कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा, और काम को जो है ना बस जैसा मैं कहूँ वैसा होगा। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एक कोलीग थे, उनको पीटीई उन्होंने खबर लगाई जो पीटीई के हक में जा रही थी, और वो खबर थी अपना उसमें ज़ाती बात नहीं लिखी थी, मतलब कहीं पे कोई पीटीई के बारे में फेवर की कोई खबर आ जाती है तो उसको उन्होंने लगाया, तो उस पे इन्होंने उनको निकाल दिया। और फिर वो बाद में मुझे कॉल्स करता रहा कि यार हमें सैलरी नहीं दी गई मुझे अभी तक, और फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर मैं इनसे बात भी करता था तो मेरा भी इनके साथ काफ़ी मतलब वो होता था, तल्ख़ कलामी भी बाज़ औक़ात हो जाती थी कि यार उस बंदे को ठीक है आपने निकाल दिया है, लेकिन आपको चाहिए कि आप जो है उनको अपनी सैलरी वापस करें। तो ये होते-होते फिर बीच में इस तरह होता था कि जब हम काम करते थे तो उस वक़्त हम जब अब मेरी नाइट शिफ्ट थी, दिन को भी मैंने काम किया था लेकिन फिर मुझे नाइट शिफ्ट मिल गई। तो नाइट शिफ्ट में रात को 1 बजे है मैंने काम बंद करना होता था, तो 1 बजे से तकरीबन 5 मिनट पहले कोई ना कोई इंग्लिश की या इस तरह की स्टोरी भेज देते थे कि आप इसको ट्रांसलेट करें। तो कई बार मैंने फिर शुरू में तो मैंने किया, फिर लास्ट में मैं उनको उससे इनकार कर देता था, क्योंकि मैंने कहा कि हम 8 घंटे मुसलसल काम करते हैं और जब आप इस टाइम पे मुझे भेज रहे हैं, कम से कम आपको ऐसी खबर मुझे 1 घंटा पहले भेजनी चाहिए ताकि मैं इस टाइम तक कवर कर सकूं। और वो फिर ऊपर से प्रेशर देते थे कि नहीं आपने जी काम करना है तो इस तरह होगा, वरना फिर आप काम ना करें। तो हमारी भी मजबूरी थी, रोज़ी रोटी जुड़ी हुई थी, तो हम बाज़ औक़ात मजबूरन होकर भी काम करते थे, और मतलब बड़ा एक घुटन महसूस होती थी, लेकिन हमने काम जारी रखा। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं रिवील नहीं करना चाहता फ़िलहाल। तो उसके बाद फिर जो है ना मुझे बग़ैर किसी नोटिस के जबरी तौर पर आप कह लें कि बर्तरफ़ कर दिया गया और मुझे बताया गया। मैंने जब फिर उनसे पूछा वजूह, तो मुझे उसकी कोई वजह नहीं बताई गई, तो मुझे वजह पता चल गई थी कि ये कौन-सी वजह है। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि यार जो मेरी बकाया सैलरी है, जो मुझे पहले से भी नहीं मिल रही थी, कोई 1 महीना गुज़र चुका था, वो लेट हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि जी दे दी जाएगी, बस अभी इंतज़ार करें और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इश्तिहारात हमने उन्होंने हमें दिए थे, वो हमें पैसे नहीं मिले। तो मैंने इंतज़ार करते-करते अब 7 महीने गुज़र गए। मैं अब ईद से पहले तक भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। 7 महीनों अभी 7 महीने होने को हैं और कुछ नहीं मिला। यकीन करें कि आप हमारी ईद ऐसे गुज़री है। और दूसरा जो मसला हो गया, जो किराए का मकान है मेरा अपना, उसके मालिक ने मुझे कहा कि आपका किराया तो शॉर्ट हो गया है, तो आप बराए मेहरबानी ये किराया जो है अपना दें, वरना फिर मेरा मकान खाली करें। और इसके साथ फिर ईद शुरू हो गई, तो आपको पता होता है कि ईद के लिए बच्चों के लिए या फिर फैमिली के लिए, बहन-भाइयों के लिए कपड़े लेने होते हैं, सारा कुछ करना होता है। लेकिन पैसे ना आने की वजह से ना सिर्फ मैंने बल्कि दूसरे कुलीग भी काफ़ी परेशान रहे, लेकिन वो मजबूर थे, वो अब भी बात नहीं कर सकते, उस वक़्त भी वो बात नहीं कर सकते थे। तो वो ऐसे हमने ईद गुज़ारी है। और अपने मतलब चूँकि मैंने फिर इस बीच कुछ अपने निज़ाम को चलाने के लिए मज़दूरी वग़ैरह भी की है, क्योंकि मुझे इसमें कोई आर नहीं है। मैं सहाफ़त जो है मेरा ये पैशन है, कोई प्रोफ़ेशन नहीं है। तो और दूसरा मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं वो सहाफ़ी हूँ जब 2000 जब पीटीआई की गवर्नमेंट को लाने के लिए ये तैयारियाँ हो रही थी, पीटीआई को आगे लाने के लिए, तो उस वक़्त मुझे ऑफ़र हुई थी और उस वक़्त मैं भी एक मज़दूरी करता था एक मंडी पे। तो मुझे ऑफ़र हुई थी कि आप कोई इस तरह व्लॉग करें या इस तरह की चीज़ें करें, तो मैंने उस वक़्त साफ़ इनकार कर दिया था। और उस वक़्त मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे कि उस वक़्त मेरी 8000 माहाना जो थी वो सैलरी थी। तो मैंने उस वक़्त इनकार कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैंने सहाफ़त को कभी भी इस पे समझौता नहीं करना या अपने असूलों पे समझौता नहीं करना। मैं गरीबी में ज़िंदगी गुज़ार लूँगा। मैं हक़ हलाल की रोज़ी पे यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं इस तरह कभी नहीं करूँगा। तो इस बीच ये बड़ा मैं परेशानी में रहा, बड़े डिप्रेशन में रहा। ये जो ईद थी, यकीन करें कि मैं बाहर ज़्यादातर नहीं निकला, डिप्रेशन की वजह से और टेंशन की वजह से। इतनी एक रमज़ान के अंदर भी मैं काफ़ी बीमार हुआ थोड़ा-सा, इसी टेंशन की वजह से। लेकिन अब फिर ईद भी इतनी गुज़री। अब मैं
ने ये जो बात कर रहा हूँ ये बड़ा मजबूर होकर मैं बात कर रहा हूँ कि इस पे कोई भी बात नहीं करता। आप बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं वहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो ओपनली इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं हुकूमत से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ जो भी हुक्म बाला है उनसे कि ये जो इदारे हैं जहाँ पे मुलाजमीन बेचारे, अब बड़े बड़े जो एंकर हैं उनको एक तो लाखों में तनख्वाहें मिलती हैं, दूसरा उनको फेम भी मिलता है, नाम भी मिलता है, वो तो दूसरे सोर्सेज से भी कमा सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग जो न्यूज़ रीडर की जॉब करते हैं या जो कैमरामैन हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं एनएलआई के या दूसरे जो काम करने वाले वर्कर हैं जिनकी तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 होती है, तो उनको बेचारों को अब जब 7-7, 8 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनके कैसे हालात होंगे। इस तरह मेरा एक दोस्त जो पहले एक बड़े इदारे में था वो फौत हो गया। तो मुझे फिर इस बीच ना जब मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, यकीन करें, मैंने सोचा, और कई बार इस तरह बंदे को ख्याल आते हैं कि कई बार बंदे को इस तरह के ख्याल आते हैं कि ये जो खुदकशी लोग क्यों कर लेते हैं या फिर इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर जब प्रेशर आता है ना, आपने घर का सौदा सल्फ लेना होता है, आपने घर का निज़ाम चलाना होता है, आपने किराए का निज़ाम चलाना होता है, घर का किराया देना होता है, और जब आपसे दुकान वाला आपको सौदा भी ना दे, और यकीन करें मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दुकान वाले ने हिसाब बंद कर दिया है। मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया था, लेकिन जब ये मामला चला, सैलरी वगैरह ना मिलना शुरू, तो मुझे तो यकीन था कि बस ये कह देते थे कि बस इस महीने नहीं मिली तो अगले महीने मिल जाएगी। मुझे क्या पता था कि ये 7 महीने गुजर जाएंगे। तो वो कर्जा बढ़ता बढ़ता बढ़ गया और दुकानदार ने खाता बंद कर दिया। उसके अलावा फिर मालिक मकान ने भी कह दिया कि आप मेहरबानी, आपका जो खाता है वो ऊपर जा रहा है और जो रेंट है वो शॉर्ट हो गया है, तो बड़ी मेहरबानी आप मेरा मकान खाली करें, वरना फिर आप पैसे दे सकते हैं तो ठीक, वरना फिर जो सिक्योरिटी के पैसे आपने दिए हुए हैं वो आ गए और बाकी आप पे बकाया है। और उन्होंने हत्ता कि इतना तक भी कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो मतलब आपको जैसे कि पता है हमारे माशरे का, वो अगले की मजबूरी को तो कोई समझ भी नहीं सकता। और हर किसी के, मैं ये नहीं कहता कि उनके भी हालात ऐसे होंगे, अगर उसने मकान किराए पे लगाया है या कोई बंदा इस तरह कर रहा है तो वो भी अपनी ज़रूरत के लिए परेशान होता है। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा और काफ़ी शदीद किल्लत रही, टेंशन एक मुझे रही। मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा और शदीद डिप्रेशन था एक, मतलब मैं सोच रहा था कि लोग खुदकशी क्यों कर लेते हैं। मैं तो एक मतलब अपने आप को समझा रहा था कि दुनिया से मैंने लड़ना है और मैंने मेहनत करनी है, और इंशाअल्लाह मैं मेहनत करके, तो इस वजह से मैंने मज़दूरी भी की है, और मज़दूरी भी ऐसी कि जो बड़ी मुश्किल काम है, मतलब जैसे मज़दूरी कहते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और हुक्म बाला से भी है। तो सबसे पहले तो मेरी सीनियर सहाफ़ियों से और एंकर से और जितने भी हकूक़ के बारे में बात करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इस बारे में आप आवाज़ बुलंद करें कि ये जो हम सहाफ़ियों के साथ जुल्म होता है, अपने इदारों में ही जुल्म होता है। एक तो हमें 8 घंटे से ऊपर काम पर मजबूर किया जाता है और ज़्यादा काम, और उस पर फिर प्रेशर दिया जाता है कि ये काम करना है आपने, और उसके अलावा फिर जो सैलरी भी वक्त पे नहीं दी जाती और फिर 7-7 महीने लेट किया जाता है, इंतज़ार करवाया जाता है कि हम इंसान नहीं हैं क्या, हमारे घर वाले नहीं हैं क्या, हमारे बच्चे नहीं हैं क्या, हमारे ख्वाहिशात नहीं हैं। ये इतने इदारे जो हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है, इतने पैसे लेते हैं, लेकिन इनके लिए 20-30 हज़ार जो छोटी एक अमाउंट है एक छोटे सहाफ़ियों के लिए या छोटे वर्कर के लिए, आप उनको नहीं दे सकते ताकि उनका फिर, चलो आप सारी भी ना दें तो इतना तो दें कि उनका कुछ गुजारा चलता रहे, खाने पीने का निज़ाम चलता रहे, घर का निज़ाम चलता रहे। तो बहरहाल मेरी एक बड़ी एक दिल से मैं आपको परेशानी के आलम में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको कि आप इस पे आवाज़ उठाएं। आप जितने भी जो सहाफ़ी हैं या आम लोग हैं या हकूक़ के बारे में बात करने वाले जो लोग हैं, आप इस पे आवाज़ उठाएं और इसके ख़िलाफ़ आप बोलें कि ये वर्कर के साथ जो जुल्म होता है ये बंद किया जाए। ये मीडिया वाले या ये जो बड़े इदारे हैं हम पे ये प्रेशर डालते हैं कि फ़लाँ जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने और ये चीज़ें करनी है। जब हम उससे इनकार करते हैं तो उस वक्त हमें दबाया जाता है और मजबूर किया जाता है कि हम पीटीआई के ख़िलाफ़ ऐसी स्टोरीज़ करें कि उनका एक नेगेटिव वो पेश करें या दूसरी जमातों के ख़िलाफ़। लेकिन जब सैलरी की बात होती है तो वो, और फिर अगर कोई इस चीज़ से इनकार कर दे कि मैं इस जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनूँगा, भले मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, लेकिन फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर कोई और सहाफ़ी ट्विटर पे जब मिसिंग पर्सन के हवाले से लिखता है
या जो मैरंग बलोच या फिर मज़दूर पश्तीन या ऐसे पश्तून भाइयों और मिस्किन पसंद के बारे में बात करता है, तो उसको पहले तो रोका जाता है, दबाया जाता है, और फिर वो ना रुके तो उसको इदारे से बरतरफ कर दिया जाता है। तो ये तो इन इदारों का हालात हैं, जो आपको ख़बरें दिखाते हैं, जो आपको हुकूक़ की बात करते हैं, इनके अंदर की ये हालात हैं। मेरी आपसे एक बार फिर यही अपील है कि मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब को कंटिन्यू करूँ और सोशल मीडिया को कंटिन्यू करूँ और यहाँ से अपना हक-हलाल की रोज़ी-रोटी कमा सकूँ, और मैं इस झंझट से भी निकल जाऊँ कि किसी सेठ मीडिया के प्रेशर में होकर बात ना करूँ या मजबूरन मैं किसी बात को दबा ना दूँ, बल्कि खुलकर आपके हकूक़ की या अपने हकूक़ की या दूसरों के हकूक़ की बात करूँ। तो उसके लिए आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे देख रहे हैं उसको फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।